हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 10 के जो विज्ञान है चैप्टर नंबर जो 2 है, सबसे आसान भाषा में, परिभाषा में, एनिमेशन के साथ अम्ल, क्षारक एवं लवण को वन शॉट वीडियो में सिखा दूंगा सबसे आसान तरीके से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो हम जानते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल को अंग्रेजी में कहते हैं एसिड। एसिड क्या होता है मेरे बच्चों? एसिड क्या होता है? एसिड शब्द लैटिन भाषा के शब्द एसिड से बना है, जिसका मतलब होता है खट्टा। तो जो भी पदार्थ खट्टा होता है ना, वो क्या है? अम्ल है। ठीक है। उसके बाद अम्ल की विशेषताएं क्या है? स्वाद में खट्टे होते हैं। पहली बात तो क्या है कि जो भी अम्ल होगा वो स्वाद में खट्टे जरूर होंगे। ठीक है। उसके बाद अगर जलीय विलयन में ना, ये H पॉजिटिव आयन देते हैं। कैसे आयन देते हैं? H पॉजिटिव आयन देते हैं। अम्ल हमेशा H पॉजिटिव आयन देगा, ये ध्यान रखिएगा। और अम्ल लिटमस पत्र पर भी प्रतिक्रिया देती है। अम्ल क्या करती है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है। नीले लिटमस पत्र को ये क्या कर देती है? लाल। ये आपका नींबू है, अगर आप इस पर नीला लिटमस पत्र रखोगे तो ये लाल हो जाएगी। ठीक है। तो अम्ल क्या होती है? अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो स्वाद में खट्टी होती है, जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है, अम्ल कहलाती है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों नहीं होगी। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर इसकी एक परिभाषा लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। या जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, वो भी अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है। ये HNO3 और CH3COH। कम से कम 2 उदाहरण जरूर याद रखना। स्टार्टिंग के 2 तो याद रखना है। अगर एग्जाम में आता है ना प्यारे बच्चों कि अम्ल किसे कहते हैं, तो सिर्फ परिभाषा लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको ये उदाहरण भी जरूर देने होंगे। ठीक है। उदाहरण बहुत जरूरी है। अम्ल के प्रकार। अम्ल है तो उसके कई सारे प्रकार भी हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है। अम्ल के प्रकार, सबसे पहला आता है प्रकृति प्रदत्त अम्ल, जो भगवान ने हमें बना के दिया है, गॉड गिफ्टेड है। और एक आता है खनिज अम्ल, मिनरल अम्ल, जो रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा मनुष्यों ने बनाया है। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? अगर हम बात करें प्रकृति प्रदत्त अम्ल, ये क्या होते हैं? प्रकृति प्रदत्त अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। दुर्बल अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल क्या होता है, ये अभी आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। हमारे अनेक खाद्य पदार्थों में ऐसे तनु अम्ल विविध मात्रा में रहते हैं। अगर हम दुर्बल अम्ल का सेवन करेंगे तो हमें कोई हानि नहीं होती है। जैसे कि आपने इमली खा लिया, ठीक है, उसमें आपका अम्ल होता है, और अगर वो खाओगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें बल्कि बेनिफिट होगा। अगर सीमित मात्रा में खाएंगे तो बॉडी को विटामिन सी मिलता है। और वही जो आपका होता है प्रबल अम्ल, ठीक है, प्रबल अम्ल खाने से इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, वो आपको बताऊंगा क्या होता है आगे चलकर। तो ये जो हमारा सेब है, सेब में कौन सा अम्ल होता है? सेब में होता है मैलिक अम्ल होता है। ये जो हमारा इमली है, इसमें कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। ये हमारा टमाटर है, इसमें क्या अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ये हमारा नींबू, इसमें कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। तो सुबह उठ के अगर मैं आपको एक टिप्स दूँ, गुनगुने पानी के साथ खाली पेट में एक नींबू निचोड़ के खा लो तो मज़ा आ जाएगा। पानी पी लोगे ना तो बॉडी को बहुत नरिशिंग मिलता है। बॉडी जो डिटॉक्स होती है, जो डिहाइड्रेशन पन होता है, वो दूर होता है। विटामिन सी बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है। और ये इसमें बहुत भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो प्रकृति प्रदत्त अम्ल क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। जो भगवान ने हमें दिया है, जो भगवान ने दिया है, वो सारे हमारे क्या है? प्रकृति प्रदत्त अम्ल है। और ये सभी के सभी दुर्बल अम्ल होते हैं। कैसे अम्ल होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, कुछ सामान्य फलों खाद्य पदार्थों में उपस्थित अम्ल इस प्रकार है। ये टेबल है, देख लिए। सिट्रिक फल, प्याज, इसमें एक्सकॉर्बिक अम्ल होता है, विटामिन सी होता है। सेब में क्या होता है? मैलिक अम्ल होता है। दही में आपका लैक्टिक अम्ल होता है। उसके बाद इमली में आपका टार्ट्रिक अम्ल होता है। सिरका में आपका एसिटिक अम्ल होता है। ठंडे जो पेय पदार्थ होते हैं उसमें कार्बोनिक अम्ल होता है। संतरे में आपका सिट्रिक अम्ल होता है। और टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है। ये कुछ खाद्य पदार्थ हैं
जो आपके डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, आप देखते हो उनमें ये सारे अम्ल पाए जाते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि इस आपको एक दे दिया जाएगा फल का नाम और उसमें बोलेगा कि भैया इसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे, बताओ सही ऑप्शन क्या होगा। इस वीडियो को पूरा अगर देख लेते हो तो सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे खनिज अम्ल, मिनरल एसिड्स। खनिज अम्ल का मतलब वो अम्ल जो मानव ने बनाया है, मनुष्यों ने बनाया है, ठीक है। खनिज अम्ल जो होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल हानिकारक होते हैं, ठीक है। वे ये खनिजों से तैयार किए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा है, खनिज अम्ल पड़ा है। इन अम्लों का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इन अम्लों को छूना या चखना नहीं चाहिए। छूने या चखने से इंसान की मृत्यु तक हो सकती है, ठीक है। खनिज अम्ल औद्योगिक दृष्टि से बहुत उपयोगी है। बड़े बड़े फैक्ट्री में औद्योगिक दृष्टिकोण से इसका उपयोग होता है, ठीक। उदाहरण सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, फास्फोरिक अम्ल है। ये सारे के सारे जो अम्ल हैं वो खनिज अम्ल हैं। इनका औद्योगिक उपयोग है, बड़े बड़े फैक्ट्री में इसका उपयोग होता है। अब हम बात करेंगे, मैंने बोला ना अभी मैं आपको बताऊंगा प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, तो प्रश्न के रूप में मैंने लिया है। एक क्वेश्चन मैंने बना दिया, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए, एग्जाम में आता है, बहुत आसान है। वे अम्ल जो जल में घोले जाने पर H पॉजिटिव आयन तथा ऋण आयनों में पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं, पूरा घुल जाता है, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं, ठीक है। वे अम्ल जिसे हम जल में अगर घोल देंगे तो H पॉजिटिव आयन और ऋण आयनों में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ठीक है, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, ठीक है, ये सारे हो गए। और वो अम्ल जो जल में घोले जाने पर H पॉजिटिव तथा ऋण आयनों में आंशिक रूप से, वहां पर क्या होता है, पूर्णतया, और यहाँ पर बस ये वर्ड आ जाएगा आंशिक, मतलब थोड़ा मोड़ा ही घुलता है, से वियोजित होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर ये एसिडिक अम्ल है, CH3COH, ठीक है, H2CO3, ये जो अम्ल है वो हमारे क्या है, दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल से हमें कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन प्रबल अम्ल से नुकसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करेंगे क्षार। क्षार क्या होता है, बेस क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, क्षार का जो स्वाद होता है वो तीखा होता है, और स्वाद में ये कड़वे होते हैं, या तो तीखापन लगेगा या कड़वाहट होगी, तो वो सब हमारे क्षार हैं। क्षारकों का जो स्पर्श होता है वो चिकना होता है, साबुन जैसा, ऐसा फिसलता है हाथों से, ठीक है। उसके बाद करेंगे, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं लिटमस पत्र पर आधारित। अगर लाल लिटमस को कोई नीला कर रहा है तो वो क्षार है, नीले लिटमस पत्र को कोई लाल कर रहा है तो वो अम्ल है, ठीक। नेक्स्ट, जल में विलय होने पर हाइड्रोइड आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घोलने पर कौन सा आयन देता है, OH नेगेटिव आयन देता है। OH नेगेटिव आयन को क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन कहा जाता है, ठीक है। ये जो साबुन है ये क्या अपना एक क्षार है, ठीक। अगर इस पे मैं लाल लिटमस पत्र लगाऊंगा तो इसको ये क्या बना देगा, नीला बना देगा। देख रहे हैं आपने, इसको क्या बना देगा, ये नीला बना देगा। अब हम परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, वे सभी यौगिक जो जल में विलय होने पर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं क्षारक कहलाते हैं। एक लाइन में आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस। 4 उदाहरण मैं दे रहा हूँ हर किसी में, लेकिन कम से कम 2 तो आपको हमेशा याद रखने ही रखने हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है, वे क्षारक जो जल में विलय हैं तथा जिनके अणुओं में हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं क्षार एल्काइली कहलाते हैं। जो विलय होते हैं और जिनमें H हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। सभी क्षार
क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट नोट है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। जितने भी क्षार हैं वो सबके सब क्षारक हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। क्षारक के उदाहरण, क्षार के उदाहरण जैसे हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH हो गया। ये दो इसके बेहतरीन उदाहरण हैं, ये भी एग्जाम में आ सकता है। अब हम बात करेंगे प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार को उदाहरण सहित समझाइए। इसकी परिभाषा भी एग्जाम में आ जाती है, तो जैसा वो परिभाषा था ना वैसे बिल्कुल ये भी परिभाषा है। वे क्षार जो जल में घोले जाने पर, क्योंकि क्षार है, क्षार में क्या होता है OH नेगेटिव आयन, जल में घोले जाने पर OH नेगेटिव आयन तथा धन आयनों में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। उदाहरण NaOH हो गया, KOH हो गया। ठीक है, उसके बाद वे क्षार जो जल में घोले जाने पर OH नेगेटिव तथा धन आयनों में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षार कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर NH4OH, CH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, AlOH का थ्राइस। यहाँ से कोई दो आपको याद ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको आराम से समझा दिया, बता दिया, एग्जाम में आता है। अगर आप चाहते हो कि सर ये जो आपने ये प्रश्न के रूप में जो आपने कुछ बताया है, अगर आप चाहते हो कि इसी फॉर्मेट में, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं, सभी चैप्टर्स के, विज्ञान के सभी चैप्टर के क्वेश्चन बताऊं इसी फॉर्मेट में, तो वो भी मैं आपको मिल जाएगी। बस आप लोग कमेंट कर देना कि सर हमें चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा। आप बोलोगे लाइव पढ़ाओ तो लाइव पढ़ा दूंगा, रिकॉर्डेड पढ़ाओ तो रिकॉर्डेड पढ़ा दूंगा, जो बोलोगे मेरे बाप, वो आपके लिए पूरी कर दी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सूचक। नाम से ही पता लग रहा है सूचक क्या होता है, सूचना देता है किसी के बारे में। ठीक है, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। एक आपको विलयन दिया गया है, आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक मतलब जो कुछ अम्ल ऐसे भी होते हैं जो खतरनाक होते हैं, पियोगे तो काम तमाम। तो ऐसा हमें क्या करना है, चखना नहीं है। तो बिना चखे हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है, कैसे पता कर सकते हैं? तो जो सूचक होते हैं, सूचक क्या करते हैं, अम्लीय माध्यम में, क्षार के माध्यम में कुछ अपना कलर चेंज कर देते हैं, कुछ अपना गंध चेंज कर देते हैं। उस गंध के आधार पर, उस रंग के आधार पर हम बोलते हैं कि ये भैया अम्ल है और ये भैया क्षार है। ठीक है, तो जो चीज़ हम लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। वो हमें सूचना देते हैं। उदाहरण तो लिटमस पत्र हो गया, ये भी एक सूचक है। हल्दी हो गई, प्याज का रस हो गया, लौंग का तेल हो गया, फिनोफ्थलीन हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, ये सब के सब हमारे क्या हैं, सूचक हैं। क्या प्यारे बच्चों, सूचक हैं। नेक्स्ट, जैसे ये देखिए लिटमस हो गया, ये लौंग का तेल हो गया, ये मेथिल ऑरेंज हो गया, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे सूचक हैं। नेक्स्ट, सूचक के प्रकार। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक सूचक, पौधे एवं प्रकृति से जो प्राप्त होते हैं उसे हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं, जैसे लिटमस पत्र हो गया, हल्दी हो गई। उसके बाद आता है संश्लेषित सूचक या कृत्रिम सूचक जिसे बोलते हैं, जिनका निर्माण रसायनों के द्वारा होता है, केमिकल के द्वारा होता है उसे। तो इसका जो उदाहरण होगा फिनोफ्थलीन है, मेथिल ऑरेंज है। लाइट चली गई है, सेटअप कभी भी बंद हो सकता है ना, बैटरी बैकअप ज़्यादा नहीं है। अगला आता है गंधीय सूचक, जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। ठीक है, अम्लीय माध्यम में ले जाओगे तो कुछ अलग गंध देगा, क्षारीय माध्यम में ले जाओगे तो कुछ अलग गंध देगा। इसी उसको हम क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे प्याज का रस, लौंग का तेल। ठीक है, ये है क्या है प्यारे बच्चों, गंधीय सूचक हैं। अम्लों या क्षारकों की प्रबलता के बारे में अब पढ़ेंगे हम। ठीक, किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। और उसको हम किससे चेक करते हैं, pH पैमाने से, pH स्केल से। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सार्वभौमिक सूचक, सार्वत्रिक सूचक, ये क्या होते हैं? यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सार्वभौमिक सूचक कहते हैं। अलग अलग पैमाने पर अलग अलग रंग देता है। ठीक है, और उस रंग के आधार पर
हम उसकी प्रकृति बताते हैं। जैसे ये देखिए, ये देखिए 0 से लेकर 14 तक होता है, तो ये पीएच स्केल है आपके इसके सामने, ठीक है। ये स्केल क्या है, यहाँ पर 0 से लेकर 14 तक होते हैं। 0 से लेकर 7 तक क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। 7 से बड़ा 14 से छोटा क्या होता है, क्षारीय होता है। और 7 पे, एग्जैक्टली 7 पे क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। तो देखो एकदम 0 जब होगा तो बहुत ज़्यादा लाल है, 1 पे थोड़ा कम लाल है, 2 पे थोड़ा पीला है, 3 पे थोड़ा पीलापन कम होके ग्रीन हो गया, चौथे में थोड़ा और ग्रीन हो गया, पाँचवें में थोड़ा और ग्रीन हो गया, छठे में और ग्रीन हो गया, सातवें में पूरा ग्रीन है, आठवें में ग्रीनपन थोड़ा कम हो गया है, नौवें में थोड़ा और कम हो गया, 10वें में आते ब्लूपन आ गया है, नीलापन, 11वें में और डार्क हो गया, 12वें में और डार्क हो गया, 13वें में और डार्क हो गया, 14वें में और डार्क हो गया, ठीक है। तो अलग अलग पीएच मान पर अलग अलग रंग आपको देखने को मिलता है। ये होता है पीएच पैमाना, पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, देखिए ये जो स्केल देख रहे हैं मैंने अभी लिख के दिखाया था, पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापी जाती है। इस स्केल में 0 से लेकर 14 तक दिया जाता है। 7 से कम होगा, 7 से कम होगा तो अम्ल होता है। जितना आपका ये कम होगा ना, अम्लीयपन उतना ज़्यादा होगा। अगर मैं बोलूँ एक का 4 है और एक का 5 है, कौन ज़्यादा अम्ली है, तो 4 वाला है ज़्यादा अम्ली है। जितना कम होगा उतना ज़्यादा अम्ली होगा। 7 पे क्या होता है, उदासीन। जैसे पानी पीते हो ना आप, पानी का कोई टेस्ट है नहीं है तो वो उदासीन है। अगर एकदम स्वच्छ पानी है तो वो एकदम उदासीन होगा, उसका कोई टेस्ट नहीं होगा। 8 या 8 से ज़्यादा क्या होता है, क्षारकीय होते हैं। एक मैंने 10 ले लिया, एक मैंने 12 ले लिया, तो जो जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा क्षारकीय होगा। किसी का 10 है और किसी का 12 है, तो कौन ज़्यादा क्षारकीय है, 12 वाला। तो पीएच स्केल क्या होता है, अगर 7 पे देखो उदासीन विलयन देगा, 7 से कम है तो अम्लीय विलयन देगा, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय विलयन देगा, जो कि मैंने अभी आपको बोला। अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण इसके बारे में जानते हैं। धातु के साथ अभिक्रिया, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, देखिए एक तरफ अम्ल लिखते हैं, एक तरफ क्षारक लेते हैं। तो देखिए जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगी ना, लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, लवण और हाइड्रोजन गैस का। ये हमारा अम्ल है और ये हमारी धातु है, क्रिया करके लवण बनाएगी और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। उदाहरण के तौर पर ये मेरा सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये मेरा Zn धातु है। क्रिया करके ये क्या बनाएगी, जिंक सल्फेट बनाएगी, ZnSO4 बनाएगी और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगी। ये रिएक्शन लिख लिख के याद कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अम्ल लवण के साथ अभिक्रिया, क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, ये क्षारक है और ये धातु है, तो ये क्या बनाएगी, लवण और हाइड्रोजन बनाएगी, ठीक है। जो कोई धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। जैसे ये मेरा NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसने जिंक के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट बनाएगा, NaZnO2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, मुक्त करेगा। गैस, देखो ये तीर ऊपर जा रहा है ना, इसका मतलब क्या है, गैस है। तीर नीचे आ रहा है यानी कि वो सॉलिड है, अगर ऊपर जा रहा है तो वो गैस है, ठीक। दोनों स्थिति समझ लो, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके भी लवण बनाती है और क्षार के साथ अभिक्रिया करके भी लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, दोनों ही अवस्था में, ठीक। ये उदाहरण भी मैंने दे दिया एक एक। उसके बाद करते हैं हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। कैसे पता लगेगा कि भाई हाइड्रोजन गैस निकल रही है, देखो ये आपके पास है, ये आपका क्या स्टैंड है, ये आपकी परख नली है, ठीक है। और ये अपना एक कोई पात्र हो गया, ठीक है। इस परख नली के अंदर हमने ये नलकी डाली और यहाँ से ये बुदबुदाहट हो रहा है और हमने यहाँ पर एक मोमबत्ती ऐसे जला के रखा है और यहाँ से जो गैस निकल रहा है, ये जब इसके साथ आ रहा है तो चट चट की आवाज़ करेगा, फटफट की आवाज़ करेगा। अगर चटफट फटफट की आवाज़ आती है तो समझ लो कि वहाँ पर हाइड्रोजन है, अगर नहीं आ रही तो हाइड्रोजन नहीं निकल रही। कैसे पता लगेगा, सिंपल, हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस पॉपअप की ध्वनि उत्पन्न करती हुई जाती है, चट 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 पटपट की आवाज़ करेगी। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। सिंपल सा एक टेस्ट है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे धातु ऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा? लवण और जल का निर्माण करते हैं। जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। उदाहरण के तौर पर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये अपना कॉपर ऑक्साइड है। अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? CuCl2 बनाएगा और जल का निर्माण करेगा, H2O। दूसरी तरफ ये भी लवण और जल बनाते हैं, जैसे ये अपना क्षार हो गया और ये अधात्विक ऑक्साइड हो गया। क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। उदाहरण के तौर पर ये मेरा क्षार है NaOH और ये मेरा अधात्विक ऑक्साइड CO2 है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? सोडियम कार्बोनेट बना रहा है, Na2CO3 बना रहा है और क्या बना रहा है? जल बना रहा है। ये रिएक्शन लिख लेना, बहुत आसानी के साथ। इस पीपीटी को बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। जो चीज़ आपको दिखने में इतनी आसान लग रही है, इसमें मेहनत लगती है। मेरे बच्चों, किताब से पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। मैं तो चीज़ों को एकदम आसान कर देता हूँ, एकदम एक एक लाइन में। अगले पे आ जाओ। धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या होगा? आइए देखते हैं। एक तरफ अम्ल लिखा, एक तरफ हमने क्षारक लिखा। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कैसे बनाएगी, कैसे करेगी, देखते हैं। इधर हमारा अम्ल है, ये मेरा धातु कार्बोनेट है। जब अम्ल और धातु कार्बोनेट अभिक्रिया करते हैं तो प्यारे बच्चों लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और क्या बनाता है? जल बनाता है। उदाहरण, ये मेरा अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये मेरा धातु कार्बोनेट है Na2CO3। लवण बनाएगा NaCl, फिर बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर बनाएगा पानी। उदाहरण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करती है? ये मेरा अम्ल है, ये मेरा धातु बाइकार्बोनेट है। एक कार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट है। इसमें भी लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है। दोनों का सेम है, चाहे कार्बोनेट के साथ हो चाहे बाइकार्बोनेट के साथ हो, सेम चीज़ बनाती है। उदाहरण, ये मेरा अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये मेरा धातु बाइकार्बोनेट है Na2CO3 है। ठीक है, क्या बनाएगा? लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा। उधर जो क्षारक होता है, क्षारक धातु कार्बोनेट धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं है, नहीं करती अभिक्रिया, तो क्या बनाएगा? नेक्स्ट हम आ जाते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण। कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण कैसे करेंगे? हाइड्रोजन का तो मैंने बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे करेंगे? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 चूने के पानी का क्या होता है? COH का होल ट्वाइस से प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट CuCO3 का निर्माण होता है और पानी दूधिया हो जाता है। ठीक है, आप क्या करोगे? जो कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में अगर आप डाल देंगे तो पानी का रंग दूधिया हो जाएगा। अगर दूधिया हो रहा है तो समझ जाओ कि यहाँ पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है उपस्थित। उदाहरण के तौर पर ये मेरा COH का होल ट्वाइस है, क्या ये मेरा चूने का पानी है? इस पर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया तो मेरा क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और क्या बन जाएगा? जल अलग हो जाएगा। ये इसका सिंपल टेस्ट है और ये चित्र है उसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चित्र बना लेना। अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर क्या होगा? अगर हम उस विलयन में ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दें तो क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट के विलयन में अगर CO2 अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर जल की उपस्थिति में घुलनशील व पारदर्शी पदार्थ का निर्माण होता है, जिसका संपूर्ण विलयन पारदर्शी बन जाता है। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिला दोगे तो जो दूधिया कलर है वो दूधिया ना रह के एकदम पारदर्शी हो जाएगा, पानी की तरह हो जाएगा, इसके आर पार देख पाओगे आप। ठीक है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से क्या होगा? पारदर्शी बन जाएगा, दूधियापन नहीं रहेगा। ठीक है, ये अंतर होगा। जैसे ये CaCO3 है, ये पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड तुमने ज़्यादा मिला दिया तो तुम्हें क्या मिलेगा? CaHCO3 का ट्वाइस मिलेगा। ये एक पारदर्शी विलयन होता है जिसके हम आर पार देख सकते हैं। चलिए, विलयन में अम्ल होता था क्षारक, इधर अम्ल लिख लिया, इधर क्षारक लिख लिया। देखते हैं। देखो, जल की उपस्थिति में अम्ल H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं, ये तो परिभाषा में ही हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इतना ही लिख लो, यही बहुत है। उसके बाद क्षारक क्या होता है? क्षारक जल की उपस्थिति में OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं, ये लिख लो, इतना लिख लो, यही बहुत है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर ये लिख लेना और इसमें ये वाला लिख लेना।
H पॉजिटिव प्लस H2O क्या देता है, H3 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव देता है। यहाँ NaOH है, जल की उपस्थिति में Na पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन दे रहा है, OH नेगेटिव आयन दे रहा है, क्षारक की उपस्थिति बता रहा है। अब हम बात करेंगे तनुकरण, डाइल्यूट बोलते हैं ना, ये क्या होता है। देखो, अम्ल या क्षार में जल मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। अम्ल हो या क्षार हो, उसमें अगर आप जल मिलाओगे, एक एग्जाम्पल दूंगा डेली लाइफ का, देखा है आपने, बीकर में जो शराबी होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो थोड़ा लेते हैं ऐसे, थोड़ा आराम से लेंगे, उसमें पानी आराम आराम से डालते हैं, ठीक है, और हिलाते पी जाते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, अम्ल या क्षार में जल मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में थोड़ी कमी आती है, उसी को हम क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। ये चित्र है, ये बीकर है, इसमें हम पानी डाल रहे हैं और हम इसका क्या कर रहे हैं, तनुकरण कर रहे हैं। कुछ सावधानियां हैं जिन्हें देख पा रहे हैं आप। सावधानी क्या है, जल के साथ अम्ल व क्षारक मिलाते समय कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, और ये सावधानी जब भी आप प्रैक्टिकल लैब में जाओगे तो आपको ध्यान में रखना है। क्या है वो सावधानी, हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। तभी बीकर हम ऐसे नहीं पकड़ते, ऐसे पकड़ते हैं हल्का टेढ़ा करके, ताकि जब पानी जाए तो आराम से धीरा रिसता हुआ जाए, डायरेक्ट उसके ऊपर ना जाए, क्योंकि डायरेक्ट जाएगा तो ज़्यादा गिर जाएगा, ठीक है, टेढ़ा करके डालते हैं। उसके बाद यह प्रक्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होती है, इसीलिए कांच पात्र को लगातार हिलाते रहना चाहिए। आपने देखा होगा प्रैक्टिकल लैब्स वाले वीडियो में, या कभी गए हो तो हम परगनली को या बीकर को ऐसे ऐसे हल्के हल्के ऐसे हिलाते रहते हैं ताकि ठंडा हो जाए। ये जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होती है, बहुत ऊष्मा निकलता है। कभी कभी देखा होगा, अगर लैब में गए हो तो परगनली वगैरह फट भी जाती हैं, अगर गलती हो जाती है हमसे, ज़्यादा पानी डाल दोगे एक साथ तो फट जाएंगी। हमारे साथ तो कई बार हो रखा है प्रैक्टिकल लैब्स में। अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, जो अम्ल है ना उसको जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। अगर जल मिला दोगे अम्ल में तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बहुत अत्यधिक मात्रा में हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे लवण के बारे में, सॉल्ट के बारे में। देखो, लवण अम्ल तथा क्षारक के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया के उत्पाद को हम कहते हैं लवण। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एग्जाम में आ जाता है। जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करती है तो लवण और जल का निर्माण होता है, तो वहां से बनता है लवण। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, एग्जाम में आता है। देखो, ये अम्ल है अपना, अम्ल में हमने क्षारक मिला दिया तो क्या बनता है, लवण बनता है, और क्या बनता है प्यारे बच्चों, जल बनता है। उदाहरण के तौर पर ये मेरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो क्या बनेगा, NaCl, ये मेरा लवण बनेगा सोडियम क्लोराइड, और ये मेरा जल बनेगा H2O। लवणों का पीएच क्या होता है, तो प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण का पीएच का मान 7 होता है, और ये उदासीन होते हैं। अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण की बात करें तो उनका पीएच मान 7 होगा, और वो उदासीन हो गए। प्रबल का, चाहे प्रबल अम्ल हो या प्रबल क्षारक हो, उनके लवण का पीएच मान 7 होगा, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। अगर प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक के लवण के पीएच मान 7 से कम होता है, और ये अम्लीय होते हैं, ठीक है। प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक के साथ, प्रबल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 होगा, और प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 से कम होगा, दुर्बल 7 से कम। अब प्रबल क्षारक दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच का मान 7 से अधिक होता है, और ये क्या होते हैं, क्षारकीय होते हैं। इसको भी लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। साधारण नमक, अब हम कुछ पदार्थ है जिनका एग्जाम में आता है, बार बार उपयोग बताओ, कैसे बनाया जाते हैं, क्रियाविधि बताओ, ठीक है, एग्जाम में आते हैं, इनको देखो। साधारण नमक, ठीक है, साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है साधारण नमक। अब इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, इन सब का उपयोग, इन सब को बनाने की विधि, इन सब का रासायनिक नाम एग्जाम में आता है, किसी का भी आ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस।
ठीक है, एग्जाम में हर साल आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। तो यह है इसकी बनाने की विधि, कैसे बनाई जाती है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है, इसीलिए इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपना हो गया NaCl, इस पर हम पानी मिलाते हैं, क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। उपयोग क्या है इसके, तो देखो इसका उपयोग है धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, धातु में जो ग्रीस चढ़ जाता है उसको हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में इसका उपयोग होता है, उसके बाद कागज बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है, कृत्रिम फाइबर बनाने में भी इसका उपयोग होता है। उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है, केमिकल फॉर्मूला CaOCl2 होता है, एग्जाम में बार बार आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बनाने की विधि क्या है, सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। कैसे बनता है, शुष्क बुझे हुए चूने पर, शुष्क बुझा हुआ चूना क्या, COH का होल्टवाइज है, क्लोरीन की क्रिया से जब इस पर क्लोरीन मिलाई जाती है तो क्या बनता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यह है बनाने की विधि, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये मेरा क्या है, शुष्क बुझा हुआ चूना है, COH का होल्टवाइज है, इसमें मैंने क्लोरीन मिला दिया तो क्या बनेगा, CaOCl2 विरंजक चूर्ण, और क्या बनेगा, पानी अलग हो जाएगा। उपयोग क्या है इसका, तो इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजन में, वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग होता है। लॉन्ड्री में सफाई, कपड़ों के विरंजन में, कपड़ों की सफाई में होता है इसका उपयोग। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन में इसका उपयोग होता है। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में इसका उपयोग होता है, और पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। विरंजक चूर्ण का मिलाया जाता है पानी को फिल्टर करने के लिए, ताकि जो भी छोटी मोटी जीवाणु है वो समाप्त हो जाए। तो टंकी का पानी अगर पीते हो ना तो उसमें हल्की हल्की क्लोरीन की बदबू भी आती है, क्योंकि उसमें विरंजक चूर्ण मिलाया जाता है इस वजह से। नेक्स्ट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है, और यह एक दुर्बल असंचारक है। कैसे बनाई जाती है, हम लेंगे NaCl लेंगे, उसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे, थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे और थोड़ा अमोनिया मिलाएंगे, तो क्या बनेगा, NH4Cl बनेगा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। तो ये है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। ये रिएक्शन, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लिख के याद कर लेना। अगर खाना पकाते समय इसका गर्म कर दोगे, NaHCO3 लिया आपको, इसको गर्म कर दोगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है, थोड़ा पानी अलग हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा में उड़ जाएगा। तो अगर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करोगे ना तो आपको क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसका उपयोग क्या है, तो खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए, फटाफट खाना बनाना तो इसका उपयोग कर सकते हैं, खाने का सोडा कहते हैं इसको। ये एक एंटासिड का संगठक है, पेट में जब एसिडिटी बढ़ जाती है, जब हम खाना यहाँ से घर का खाना, यहाँ का खाना, पकौड़ी फकौड़ी दुनियादारी का अंश दबा के पेल देते हैं, पेट हमारा फूल जाता है, पेट में दर्द होता है, गैस बन जाता है, तो हम अगर बेकिंग सोडा लेते हैं तो हमें आराम मिलता है, क्योंकि ये एक एंटासिड है। पेट में जब अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें दर्द होता है, एक क्षार डालते हैं तो उसको बैलेंस करता है, अम्लता को बैलेंस करता है और हमें अच्छा फील होता है। तो ये एक एंटासिड है। रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े आदि बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। देख रहे हो पकौड़ी,
बनाने में इसका प्रयोग होता है, एंटासिड में इसका प्रयोग होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग सोडा, टार्टरिक अम्ल बनाने में, अग्निशामक के इस्तेमाल में भी। दिखाऊं मैं अग्निशामक, ये मेरे हाथ में है, देख रहे हो, इसमें भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है जी। ये क्यों रखा जाता है? ताकि बाई द वे घर में कुछ कह नहीं सकते ना, आग वग लग जाए तो उसको बचाने के लिए, बुझाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं धोने का सोडा। खाने का सोडा हो गया, धोने का सोडा में क्या होगा, इसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3.10H2O। धोना है, धोने धोता किससे है? तो भाई पानी से धोता है ना, तो पानी क्या है, H2O, जल। तो Na2CO3.10H2O, ये क्या है, धोने का सोडे का केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है। बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है, और सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। ये इसको बनाने की विधि है। क्या आपने लिया, आपने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट लिया और उसमें थोड़ा पानी मिला दिया, तो क्या बन जाएगा, धोने का सोडा बन जाएगा, Na2CO3.10H2O बन जाएगा। ये इसकी बनाने की विधि है। इसका उपयोग क्या है, कांच, साबुन, कागज के उद्योग में होता है। ठीक है। बोरेक्स के उत्पादन में होता है। घरों में साफ सफाई के लिए इसका उपयोग होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग होता है, धोने के सोडा का। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O, 1/2 H2O। एग्जाम में आता है बार बार। तो देखो, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर जल के अणु का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट कहते हैं। इसका फॉर्मूला कैसे पढ़ा जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, CaSO4 हाफ H2O है ये। ठीक है, बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, शॉर्ट में POP भी कहते हैं। ठीक है। ये हमारा क्या है बाबू, ये हमारा जिप्सम है। जिप्सम का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, केमिकल CaSO4 कैल्शियम सल्फेट .2H2O। ठीक है। उसको 373 केल्विन ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो हमें POP मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, CaSO4 हाफ H2O, और पानी के कुछ कण मॉलिक्यूल भाप बन के उड़ जाते हैं। तो ये तो हो गया इसकी बनाने की विधि। ठीक है। जल में मिलने पर यह फिर से जिप्सम मिल जाता है। अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस लोगे, उसमें थोड़ा फिर से पानी डाल दोगे, तो थोड़ी देर बाद फिर से वो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। ठीक है। ये अपना क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें मैंने थोड़ा पानी मिलाया, फिर से ये क्या बन गया, जिप्सम बन गया। तो जिप्सम बनाने की विधि भी कभी कभी एक नंबर में आ जाता है। जिप्सम बनाने की विधि, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, तो ये लिखना है। उपयोग क्या है, बहुत उपयोग है इसका। ठीक है, क्या उपयोग है, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह लगाने में सबसे बड़ा तो यही उपयोग है। उसके बाद खिलौने, सजावट का सामान बनाने में इसका उपयोग है। दीवार की सतह को चिकना बनाने में इसका उपयोग है। मूर्तियां बनाने में अनगिनत इसके उपयोग हैं, POP के। ठीक है। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th विज्ञान का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षारक तथा लवण, वन शॉट रिवीजन वीडियो मैंने आपको समझा दिया है, बता दिया है। इस वीडियो को प्लीज़ आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैप्टर के जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आने वाले टाइम में करा दूंगा। अपना ख्याल रखें, इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लें। जय हिंद।